नमस्कार दोस्तों, आज के YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी रिसेंट न्यूज़ में है और जिसका 19th जो कॉन्वोकेशन है वो इंडिया के दिल्ली में हुआ है रिसेंटली। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है वो है इंटरपोल। इंटरपोल मतलब है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जैसे हर स्टेट में और हर गवर्नमेंट और एवरी गवर्नमेंट में एवरी कंट्री में एक पुलिस रहता है। तो मान लीजिए कोई ऑफेंडर या कोई क्राइम करने वाला एक कंट्री में क्राइम करके दूसरा कंट्री भाग जाएगा या दूसरा कंट्री से आके हमारे कंट्री में रह जाएगा, तो उसके लिए कौन सा रूल लागू होगा और उसका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि हमारे स्टेट का जो रूल लॉ एंड ऑर्डर है दूसरे स्टेट का या दूसरा कंट्री का तो है नहीं है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना सके और जो ऑफेंडर है उनको पकड़ सके और उनको उनके सज़ा के उनके क्राइम के अकॉर्डिंगली उनको पनिशमेंट दिया जा सके। तो चलिए पहले पढ़ते हैं ये क्या है। ये है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट मिलके इसको बनाए हुए हैं और टोटल मेंबरशिप जो है 195 आज के डेट में 195 मेंबर है। जो पहले 194 था, बट नवंबर 21 में 2021 नवंबर में लास्ट जो मेंबरशिप हुआ है तुर्की। तो याद रखिएगा ये भी एक पॉइंट है। तुर्की जो है लास्ट मेंबर जो है कौन है, तुर्की। नेक्स्ट, इसका जो मेन मोटो या मेन काम क्या है ना, टू हेल्प पुलिस इन ऑल ऑफ देम टू वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड ए सेफर प्लेस। क्या करने के लिए ना, वर्ल्ड में जो भी प्लेस है उसको सेफ बनाने के लिए। कैसे सेफ बनाया जाए ना, क्राइम को कम करने के लिए। तो क्राइम कम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट एनेबल द पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अक्रॉस द ग्लोब टू शेयर एंड एक्सेस डाटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेयर एंड एक्सेस। शेयर मतलब मान लीजिए कोई ऑफेंडर आके हमारे देश में या उसके कोई ऑफेंडर कोई क्राइम क्या है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या कर सकते हैं, हम दूसरे कंट्री को शेयर कर सकते हैं। और एक्सेस मतलब हम दूसरा कंट्री में जाके या दूसरा कंट्री वाले हमारे देश में आके जितना लॉ एप्लीकेबल होता है, जितना लॉ अलाउ करता है उतना तक उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, किसके टॉपिक के ऊपर, क्राइम या क्रिमिनल के ऊपर। एंड ऑफर ए रेंज ऑफ टेक्निकल एंड कोऑपरेशन सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट क्या है, जो भी रूल रेगुलेशन जो कुछ चाहिए वो टेक्निकल होता है। और ऑपरेशनल सपोर्ट मतलब मान लीजिए अभी कोई दूसरा कंट्री का पुलिस आके हमारे कंट्री में बोलेगा कि कोई एक रिमोट एरिया बोलेगा वहाँ पहुँचना है, वो ऑफेंडर वहाँ पर छुपा है, तो इसके लिए ऑपरेशनल हेल्प जो कौन करेगा, लोकल पुलिस ही करेगा, स्टेट पुलिस हो, सेंट्रल पुलिस हो, जो भी हो। तो ये है मेन इसका एम। नेक्स्ट देखिए, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है कब, 7 सितंबर 1923 में ये हो गया इसका फॉर्मेशन डे, 7 सितंबर 1923। बट पहले ये कब कॉन्सेप्ट किया गया है, कब ये बात उठा कि नहीं ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कब ना, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस 1914 में जो हुआ है, वहाँ पर 24 कंट्रीज डिस्कस किए कि ऐसे एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, 7 सितंबर 1923 में, जहाँ पर क्लोज ऑफ 5 डे 1923 कांग्रेस सीजन जो कहाँ पर हुआ था, वियना में, वहाँ पर यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस और कमीशन पहले गठित हुआ था। फिर उसके बाद इसका नाम हो गया इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ का ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा चीज़ है टोटल 195 मेंबर है, उसमें से लास्ट जो है तुर्की है। तुर्की कितना मेंबर है, 195। और ये फॉर्मेशन कब हुआ था, 7 सितंबर 1923 में। और पहले ये कॉन्सेप्ट कब हुआ था, ये बात कि इंटरनेशनल पुलिस एक गठन किया जाए करके
जो है इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस 1914 कहाँ पर, वियना में। चलिए ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है लियन जो बोलते हैं लियन, फ्रांस में है। इसका अभी का जो करंट प्रेसिडेंट है अहमद नासिर अल राइजी और सेक्रेटरी जनरल है जॉर्जन स्टॉक। अच्छा, नेक्स्ट हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या है? जैसे हमारा कंट्री का लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी इंग्लिश यूज होता है, दूसरा कंट्री में अरबी, कहीं फ्रांस कहीं रसिया। तो एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाएंगे तो हम लोग को क्या ये लैंग्वेज में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया गया है, वहाँ पर कुछ लैंग्वेज को अप्रूव किया गया है जिस लैंग्वेज में इनका ट्रांजैक्शन, जो इंटरपोल का ट्रांजैक्शन उसी लैंग्वेज में हो पाएगा। कौन सा लैंग्वेज? फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, नेक्स्ट अरबिक, नेक्स्ट फ्रेंच एंड नेक्स्ट स्पेनिश। याद रखिएगा। और लोग कमेंट्स में एक चीज़ बताइएगा, यूएनओ का कितना लैंग्वेज अप्रूव्ड है? यूएनओ में कौन सा लैंग्वेज अप्रूव्ड है, ये कमेंट सेक्शन में हमें आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है इसका मोटो क्या है? कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेगा कि कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड किसका मोटो है ना, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का। फिर इसका काम क्या है? इट कीप्स ट्रैक द मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स एंड दोज अंडर पुलिस रडार इन वेरियस कंट्रीज। कोई क्राइम करके कहाँ जा रहा है उसको ट्रैक करेगा। दूसरी बात है दूसरा पुलिस मतलब हर दूसरा कंट्री का पुलिस जो होता है, डिफरेंट कंट्री का पुलिस, उनके रडार में जो क्रिमिनल है उसको ट्रैक करेगा। एंड टिप्स ऑफ कोऑर्डिनेट, टिप्स ऑफ मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि ये क्रिमिनल जो है आपके देश में ये ऑफेंड करके इस कंट्री में आके छुप गया है, हमारे कंट्री में आके यहाँ पर छुपा हुआ है क्या, इसके बारे में ये इतना क्राइम करने के बाद भी यहाँ आके ये सब काम में फिर इंक्लूड है। और कोऑर्डिनेट क्या करेगा? दूसरा कंट्री का पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको पनिश करने के लिए हेल्प करेगा। दूसरी बात है नेक्स्ट ओपिनियन भी देगा। ओपिनियन किस लिए देगा? क्योंकि मान लीजिए कोई दूसरा कंट्री से कोई ऑफेंड करके हमारे कंट्री में आ गया है तो हमारे कंट्री वाले ओपिनियन देंगे कि नहीं, इसको इस तरह से नहीं लिया जा सकता, हमारा कंट्री का रूल ऐसा है, आपका कंट्री का जो रूल है वो और इंटरनेशनल रूल जो यूएनओ के तहत जो भी रूल है उसको फॉलो करने के लिए वो भी ओपिनियन भी दे सकता है। फिर इट एम्स टू प्रमोट वाइल्डेस्ट म्यूचुअल असिस्टेंस बिटवीन क्रिमिनल पुलिस फोर्सेस। और एक क्या म्यूचुअल असिस्टेंस भी करते हैं, क्रिमिनल पुलिस फोर्सेस जो है उनके बीच में असिस्ट करने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं प्रेसिडेंट कैसे नॉमिनेट किया जाता है। इसका जो प्रेसिडेंट है ये कैसे नॉमिनेट किया जाता है? ही इज इलेक्टेड एमंग द मेंबर स्टेट एंड होल्ड द पोस्ट फॉर 4 years। कितने साल के लिए पोस्ट कैरी करते हैं? 4 ईयर के लिए। और कहाँ से ये सिलेक्ट होते हैं ना, जितने 195 मेंबर है उनमें से इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट फिर उसके बाद रह गया तो डे टू डे एक्टिविटीज़ आर ओवरसीन बाय फुल टाइम सेक्रेटरी। ये तो हो गए प्रेसिडेंट जो हेड है जो डिसीजन लेंगे, बट जो डे टू डे वहाँ से वहाँ जाना है, ये पुलिस को वहाँ भेजना है, वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, ये सब काम डे टू डे जो इनका ट्रांजैक्शन है वो कौन करते हैं ना, सेक्रेटरी जनरल करते हैं। फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल वो इलेक्ट होते हैं कितना साल के लिए ना, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, प्रेसिडेंट 4 ईयर के लिए और सेक्रेटरी जनरल है 5 ईयर के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद इसका बहुत सारा डिपार्टमेंट है। इससे क्या क्या डिपार्टमेंट है? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, टेररिज्म डिपार्टमेंट, ड्रग ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल क्राइम डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा। फिर उसके बाद एवरी मेंबर कंट्री इज़ द इंटरपोल्स फेस इन दैट कंट्री। मतलब मान लीजिए कोई भी कंट्री है, उस देश का जो वहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं एजेंट, वही कंट्री खुद ही वहाँ एजेंटशिप करता है। फिर उसके बाद क्या दिया? एवरी कंट्री हैज़ ए स्पेशलाइज्ड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। फिर उसके बाद देखिए जैसे हमारे इंडिया में, इंडिया का बात कर बोल रहे थे, ये जो लिखा हुआ है कि एवरी कंट्री हैज़ ए स्पेशलाइज्ड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी विद द इंटरपोल। मतलब हमारे इंडिया में तो बहुत सारे पुलिस है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, सीबीआई है, आईबी है, रॉ है, फिर स्टेट पुलिस भी है। तो कौन इनके साथ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी रहेगा? मतलब मान लीजिए
कोई स्टेट पुलिस है, कोई भी स्टेट का एक स्टेट पुलिस मान लीजिए, अगर वो स्टेट पुलिस जाए डायरेक्ट तो वहाँ इंटरनेशनल लेवल पर उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा। तो एक क्या किया गया है, सेंट्रली एक पुलिस को डिनोट कर दिया गया है कि आप ही कभी भी अगर ऐसे इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ा तो आप ही एजेंट रहेंगे, आपके थ्रू उनके साथ बातचीत किया जाएगा। तो जैसे हमारा इंडिया को किसको दिया हुआ है, सीबीआई को दिया हुआ है। ये सीबीआई के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगा जो कि दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के 64 के तहत एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो लेकिन आप याद रखिएगा जो यूएनओ इंटरपोल का स्पेशलाइज्ड एजेंसी फ्रॉम इंडिया कौन है ना, सीबीआई। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फ्रॉम इंडिया रहेगा सीबीआई। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। और एक बात है, दूसरी बात है क्या करता है वो, कैसे मतलब इंटरपोल कैसे ये नोटिस देता है, या कैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल रह गया उसको कैसे बोलेगा कि नहीं ये वाला इसी लेवल का ऑफेंडर है, उसको इस लेवल का पनिशमेंट होना चाहिए। तो उसके बारे में वो क्या करता है, कुछ नोटिसेस देता है, जैसे रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस। तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। इट नोटिसेस आर इंटरनेशनल रिक्वेस्ट फॉर कोऑपरेशन ऑफ और अलर्ट्स अलाउइंग पुलिस इन मेंबर कंट्रीज। क्या होता है कि रिक्वेस्ट करता है, मान लीजिए कोई क्राइम हुआ अमेरिका में और वो भाग के छिप गया इंडोनेशिया में, तो ये 20 का जो कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, इंटरपोल। किसको देगा, इंडोनेशिया को, कि आप एक क्रिमिनल है जो कि यूएसए में क्राइम करके आपके देश में छिप गया है, आपके देश में रह रहा है, उसको कृपया करके फिर वापस करिए यूएसए को। तो इसके बारे में क्या करेगा, किस लेवल का क्राइम किया है, जैसे एनवायरमेंटल क्राइम है या साइबर क्राइम है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, जो भी है, तो इसके बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिस देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, नोटिस सर इशूड बाय, हाँ और एक चीज़ याद रखिएगा, कौन नोटिस इशू करता है, या सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट, या जनरल सेक्रेटरीट नोटिस इशू कराता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए मेंबर कंट्रीज इंटरपोल। मेंबर कंट्रीज जैसे अभी एग्जांपल ले रहा था, मान लीजिए यूएसए में वो क्राइम किया है, तो यूएस गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर इंटरपोल क्या करेगा ना, इंडोनेशिया को एक नोटिस जारी करेगा कि आप ये जो ऑफेंडर है ये क्राइम करके आया है, तो उसको कृपया करके वापस कर दीजिए यूएसए को। नेक्स्ट है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एंड आर नो मेड अवेलेबल फॉर ऑल आवर मेंबर कंट्रीज टू कंसल्ट देयर डाटाबेस। क्या हो गया ना, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो करके एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो कि अवेलेबल रहेगा और फॉर ऑल आवर मेंबर कंट्रीज टू कंसल्ट इन देयर डाटाबेस। ये जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो रहेगा ये क्या करेगा, ये एक एजेंसी इंटरपोल का रहेगा जो कि मेंबर कंट्री के तहत मेंबर कंट्री को लेके या मेंबर कंट्री एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे डाटाबेस को। ये डाटाबेस के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कौन सा एजेंसी रहेगा, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। इंटरपोल का जो नोटिस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हर एक चीज़ को आप हर नोटिस को, टोटल नोटिस कितना है ना, 8 नोटिस है टोटल, याद रखिएगा। पहला है रेड नोटिस। रेड नोटिस किस लिए देता है, वांटेड पर्सन। मान लीजिए कोई सीवियरली क्रिमिनल है, उसको वो वांटेड है ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत सारे कंट्री में जाके वो क्या क्राइम किया है, तो उसको कौन सा नोटिस जारी करेगा, रेड नोटिस। दूसरा बात है येलो नोटिस। येलो नोटिस मतलब मान लीजिए कोई क्रिमिनल मिसिंग हो गया है, कोई पर्सन मिसिंग है, या कोई चीट करके मिसिंग है, या किसी को कोई किडनैप हो गया है, इसके बारे में होगा तो ये येलो नोटिस जारी करेगा। नेक्स्ट हो गया ब्लू नोटिस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई इस इंडिया में कोई क्राइम करके दूसरे कंट्री में चला गया और वहाँ पर वो क्राइम कर रहा है या पैसा जुड़ा रहा है या कोई भी और कोई एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कहीं वहाँ उस कंट्री का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, उस कंट्री में कोई बिजनेस कर रहा है, जो भी उसके ऊपर में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगा वो नोटिस ब्लू नोटिस के तहत इशू करेगा। फिर उसके बाद है ब्लैक नोटिस। ये याद रखिएगा, ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक नोटिस किस लिए होता है, ऑन आइडेंटिफाई बॉडीज। मान लीजिए कोई डेड बॉडी कोई कहीं
बरामद हुआ है, कोई आदमी मर गया कोई दूसरा कंट्री में, पता चला ये इस कंट्री का नहीं है दूसरा कंट्री का है, लेकिन बट उसको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि वो कौन है क्या है, तो उसके बारे में वो कौन सा नोटिस इशू करा जाएगा, ब्लैक नोटिस। नेक्स्ट है ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस क्या होता है, वार्निंग एंड इंटेलिजेंस। वार्निंग मतलब मान लीजिए कोई एक्टिविटी हो रहा है, मान लीजिए हमारे कंट्री में कोई पूजा पालन किया जा रहा है या कोई भी ऐसे रूल पास किया गया जो कि क्या होता है वो वर्ल्ड लेवल पर वो कोई खतरा को मतलब खतरा की ओर जा रहा है, या वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसके लिए खतरा है, वर्ल्ड के पीस स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, या कोई वार की तरफ ले रहा है। जैसे अभी रसिया यूक्रेन वार हो रहा था, तो उसके तहत वो क्या इशू करेगा, वार्निंग इशू करेगा कि ये चीज़ मत किया जाए, ताकि नेक्स्ट में क्या होगा इसके बाद ये आगे चल के पूरी वर्ल्ड के लिए मतलब पीस को भंग कर सकता है करके। नेक्स्ट हो गया ऑरेंज नोटिस, इमिनेंट थ्रेट। इमिनेंट थ्रेट मतलब ऑलरेडी कोई रूल हो गया है और ये बहुत ही जल्द थ्रेट होने वाला है। मान लीजिए कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा उसका ऑलरेडी फैल गया है और बहुत सारा एक्टिविटी करेंटली कर रहा है, तो उसके बारे में वो क्या करेगा, ऑरेंज नोटिस इशू करेगा कि नहीं ये आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन किया जाए या इसको रद्द किया जाए या इसको पनिश किया जाए, ताकि ये नेक्स्ट आगे जाके कोई एक्टिविटी ऐसे ना करे जो कि वर्ल्ड के पीस को भंग करने के लिए सहयोग होगा। नेक्स्ट है पर्पल नोटिस, मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी मतलब याद रखिएगा, जो नया मोड नया नया तरीका आजकल जो क्रिमिनल के द्वारा अपनाया जाता है, जैसे साइबर क्राइम हो गया, चिट फंड्स काम हो गया, या नया जो कोई भी और क्या ड्रोन के द्वारा अटैक हो गया, ऐसे जो नया वाला मोडस ऑपरेंडी थ्रेट है उसके बारे में ये पर्पल नोटिस जारी करता है। नेक्स्ट हो गया इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। ये क्या होता है ना, पुलिस कम्युनिकेशन जो है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स मतलब कोई ग्रुप को देगा कि ये जो एक्टिविटी हो रहा है ये बहुत सारे कंट्री के ग्रुप के लिए ख़राब है या आगे चल के कोई थ्रेट हो सकता है, कोई ग्रुप को भी दे सकता है या इंडिविजुअल को भी दे सकता है। तो ये टोटल जो 8 नोटिस है, ये 8 नोटिस को शॉर्ट में याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ सकता है। नेक्स्ट हो गया अभी जो रिसेंट का न्यूज़ में किस लिए आया ये ना, 90th जनरल असेंबली कहाँ पर हुआ, दिल्ली में। ये आफ्टर 25 ईयर्स के बाद, पहले कब हुआ था ना, ये पहले हो गया था इंडिया में 1949 में, याद रखिएगा 1949 में मेंबर होने के बाद 1997 में पहली बार हुआ था। फिर अब कब हो रहा है, फिर नेक्स्ट ये 25 ईयर्स के बाद 19th जो जनरल असेंबली है वो हो रहा है दिल्ली में। तो पहले हुआ 1997 में, याद रखिएगा, और अभी हो रहा है फिर 2022 में। इंटरपोल और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, किस लेवल पर है, वो चलिए पढ़ते हैं। क्या हुआ है, इंटरपोल रिसेंटली डिक्लाइन टू इशू ए रेड नोटिस अगेंस्ट खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप पनवत सिंह पन। किस लिए ना, ये जो कनाडा बेस्ड चीफ है, जब हमारा रिसेंटली अभी क्या हुआ था ना, कृषि कानून के अगेंस्ट पे जो फार्मर्स वगैरह एलिगेशन किए थे, तो उसमें पाया गया था कि कनाडा से वहाँ से खालिस्तानी एक्टिविटीज जो इसमें इंक्लूड थे और एक अलग से खालिस्तान बनाने के लिए ये लोग कोई प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो इसके बारे में हमारे जो सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई ने रिक्वेस्ट किया था इंटरपोल को कि इसको रेड नोटिस इशू किया जाए ताकि ये अपने कंट्री में भी बैन हो जाए और ताकि ये और उसको पनिश किया जा सके। बट ये जो गुरपंथवत सिंह पनम को डिनाई कर दिया है, कौन ना, इंटरपोल। किस लिए, ये इसलिए डिनाई कर दिया है कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया इंडिया का जो एजेंसी की तरफ से, रिजेक्टेड इंडिया एजुकेशन स्टेटिंग दैट इंडियन एजेंसी आर फेल्ड इन प्रोवाइडिंग सफिशिएंट टेस्टिमोनी। तो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट या सफिशिएंट प्रूफ देने में हमारा जो एजेंसी सीबीआई थे, सेंट्रल एजेंसी, वो नाकाम रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंटरपोल हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन
इवन वेयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर नॉट प्रेजेंट। डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब मान लीजिए हमारा कंट्री का कॉन्सुलर एक्टिविटीज़, जो एम्बेसडर वगैरह रहते हैं या जिस कंट्री के साथ हमारा बिजनेस नहीं चलता है, मान लीजिए ऐसे कोई कंट्री होगा जहाँ पर हमारा कॉन्सुलेट नहीं होगा, तो अगर वहाँ पर कोई ऑफेंडर चला गया तो क्या होगा, तो वहाँ पर क्या कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए भी इंटरपोल क्या करता है ना, डिप्लोमेटिक चैनल जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी इंटरनेशनल जो इंटरपोल है वहाँ पर भी कम्युनिकेशन करके जो भी जैसे भी अकॉर्डिंगली रूल के तहत जैसे होगा वैसे करते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, एक्शन टेकन विद इन द लिमिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इन द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये चीज़ याद रखिएगा, कौन से स्पिरिट पर ये काम करता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये पनिश करने के साथ भी एक चीज़ को ध्यान रखता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है वो खंडित ना हो, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट पे कोई भी काम ना हो। नेक्स्ट हो गया, इंटरपोल्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, एनी इंटरवेंशन और एक्टिविटीज़ ऑफ ए पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस और रेशियल कैरेक्टर। ये कोई भी कंट्री का पॉलिटिकल या मिलिट्री या रिलीजियस या रेस मतलब विभिन्न जो जाति के अंदर रहता है, तो इसके ऊपर कहीं भी इंटरवेंशन नहीं करेगा। कोई अंदरूनी मामले में, कोई देश का इंटरनल मामले में या सिक्योरिटी के मामले में कहीं भी ये इंटरफेयर नहीं करता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, जनरल सेक्रेटरीट जो डे बाय डे काम करता है उसके बारे में। ये द ऑर्गन ऑफ द इंटरपोल वर्क्स 365 डेज 24/7, मतलब 24 आवर्स ये काम करता है, हर दिन कोई छुट्टी नहीं, 24/7 × 365 रेशियो के ऊपर काम करता है। तो जनरल सेक्रेटरी का टोटल रीजनल ऑफिस कितना है, 6 रीजनल ऑफिस है। कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक अर्जेंटीना साउथ अमेरिका, डी लोवर वेस्ट अफ्रीका, इक्वेडर साल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका, केनिया ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया थाईलैंड और अफ्रीका में जिम्बाब्वे। तो हमारा जो इंडिया आएगा ये साउथ ईस्ट एशिया में आएगा, जहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, थाईलैंड, याद रखिएगा यहाँ। अच्छा, 1923 में तो इंटरपोल फॉर्मेशन हुआ था, बट इंडिया क्या स्टार्ट से ही इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है? नो। ये कब मेंबर हुआ, 15 अक्टूबर 1949 में। 1949 में इंडिया इसका एक मेंबर हुआ। और पहले जो लास्ट असेंबली हुआ था ये तो 1997 में हुआ था। बस इतना हो गया। ये सब जानकारी के अलावा और कोई जानकारी अगर आप लोगों के पास होगा तो आप शेयर कीजिएगा। मेरे हिसाब से इतना ही सफिशेंट एनफ है। कोई भी एग्ज़ाम में आएगा तो यही 5, 7, 10 क्वेश्चन है जो इसके बारे में पूछेगा। अगर आप इसके बारे में लिखना भी चाहेंगे यूपीएससी मेंस के लिए भी तो इतना एनफ सफिशेंट है। बाकी इसके बारे में क्वेश्चन आंसर जब हमारा एसएससी यूपीएससी और सीजीएल का जो क्वेश्चन आंसर सेट आता है उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा, ताकि आगे जो वीडियो आएगा इसके ऊपर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा सके और आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।